डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 6 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय या फिर सैनिक स्कूल के अंदर, उन बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। नवोदय के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि डीआई मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर हम सब कुछ कवर करेंगे। इवन कि आपकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो, आप कैसे बाकी बच्चों से फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर पाओ, कैसे आप फटाफट डिवीजन कर पाओ बाकी बच्चों से, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि न सिर्फ नवोदय और सैनिक स्कूल में बल्कि आपकी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप फास्ट कैलकुलेशन सीखने वाले हो, मतलब कुछ पार्ट इस सेशन में आप देखोगे अबेकस क्लासेस का, जिसमें कि हम फास्ट कैलकुलेशन सीखते हैं। वो सारी चीजें हम मिसलेनियस के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा इसके कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। अलग से कोई क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं दूंगा, साथ में ही दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन को करके ये देख पाओगे कि मुझे स्क्वायर रूट से रिलेटेड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, मुझे क्यूब रूट से रिलेटेड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या फिर नहीं है। ये सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस मिसलेनियस के टॉपिक्स के अंदर हमें किन किन टॉपिक्स को समझना है। मैं आपको सिखाऊंगा फास्ट एडिशन। इसके अलावा अगर आप टॉपिक्स को देखो, सिलेबस देखो, अगर आप नवोदय स्कूल के सिलेबस को देखो, तो हमने देखिए ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। डे 1 से हमने कवर करें नंबर इन नंबर सिस्टम, फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, फ्रैक्शन, फैक्टर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल्स एंड फंडामेंटल्स। और इसके अलावा मैंने डिस्कस करे हैं, आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए, चाहे वो कन्वर्जन हो, मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो, डिस्टेंस टाइम स्पीड हो, अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन हमने देखा था, परसेंटेज हमने देखा, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, सिंपल इंटरेस्ट देखा और पैरामीटर्स, एरिया एंड वॉल्यूम देखा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं सैनिक स्कूल और नवोदय दोनों में। तो आज हम है ना, इसके बाद ये जब ये हमारा मैथ्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली, आज ऑफिशियल हमारा मैथ्स का कोर्स कंप्लीट होगा। जो बच्चे कुछ टॉपिक्स हैं सारे मैं कवर करा दूंगा, 100% कोर्स कंप्लीशन होने वाला है। तो आज हम इसके अलावा फिर हम बात करेंगे, रीजनिंग शुरू करेंगे। अब बहुत अच्छी तरीके से रीजनिंग में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें कि फिगर मैचिंग, एनालॉजी, ऑड मैन आउट, एम्बेडेड फिगर्स, पैटर्न कंप्लीशन, मिरर इमेज, स्पेस विजुअलाइजेशन के साथ साथ ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन, पंचुअल पैटर्न। अब आपको करना क्या है, आपने अगर मेरी वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हो, डे 1 से अगर देख रहे हो, तो मैंने बोला है कि सिलेबस आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब जो भी डाउट रहता है, जैसे मान लीजिए मैथ्स का पूरा सिलेबस मैंने कवर करा दिया है, तो जिस भी टॉपिक्स में डाउट रहता है आप वहां पे लिख सकते हो, यहाँ पे साइड में, कि हाँ इस टॉपिक में मुझे क्या है, डाउट है, तो आपने लिख लिया। अब इसको फिर से आप वीडियो देखोगे और जहां भी आपको डाउट लगता है उसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, रिवीजन करना, उसके बाद फिर डाउट आप क्लियर करना मुझसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रीजनिंग के बारे में बात करेंगे आगे आने वाले सेशन में, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली आज शॉर्ट ट्रिक्स। और ये शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर हम किन 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 चीजों के बारे में बात करेंगे, आज मैं सिखाने वाला हूं बाकी बच्चों से कैसे आप एडिशन फास्ट कर पाओगे, जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना। इसके साथ साथ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सिखाने वाला हूं, क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है, ये इसकी फास्ट ट्रिक्स, पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, डीआईवी हम देखेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन उसको कहते हैं, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और 100% क्वेश्चन डीआई का आता ही है नवोदय स्कूल में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन कैसे फास्ट करते हैं। देखिए, अगर आप सीखना चाहते हो ना कि कैसे एडिशन को फास्ट करते हैं, आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठो, बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं, और आप लास्ट में बोलोगे सर मैंने बहुत कुछ सीखा, आज डिफरेंट सिखा दिया आपने, मजा आ गया, बाकी क्लास से ये क्लास तो जबरदस्त थी। आप बोलोगे लास्ट में जब आप ये वीडियो कंप्लीट कर चुके होंगे। कमेंट में लिखना, लाइक करना, तभी बोला नहीं कि लाइक करना, आज मैं बोल रहा हूं लाइक करना जब आपको बिल्कुल पसंद आए, और शेयर भी कर देना यार दोस्तों के साथ में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एडिशन के बारे में। आज तक एडिशन बहुत देखा होगा आपने, बहुत प्लस करते हो, माइनस करते हो, डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। मान लो ये नंबर है, मैं आपको अगर पूछूं कि इसको प्लस करके बताओ, 43 और 34, आप बोलोगे सर कैसे प्लस करूंगा,
3 4 5 6 7 ऐसे नॉर्मल प्लस करते हो, फिर आप लिखते हो यहाँ पे 43 34 और इसको प्लस करोगे 3 और 4 7 ऐसे। आप में बहुत टाइम लगेगा आप करोगे तो। एक फास्ट ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखो 43, इसके पास का नंबर कौन सा है 50, ये 43 50 से कितना कम है 7 कम है। अब 34 40 से कितना कम है 6 कम है, तो 7 + 6 ये बड़े नंबर्स में बहुत हेल्पफुल होता है। 43 50 से कितना कम है ये आपको अपने दिमाग में करना है, बिना पेन पेपर के। 43 50 से कितना कम है 7 कम है। 34 50 से कितना कम है 6 कम है। इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, क्या आ गया 13। सबसे पहले 50 से हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि 50 और 50 आपको पता है 100 होते हैं, तो प्लस करना वहां पे आसान होता है। 10 का 20 का 30 का 40 का हम वहां से कंपेयर कर रहे हैं। 50 से हमने देख लिया ये नंबर कितने कम है 7 और 7 13 हो गया टोटल ये। अब मैंने इसको 50 माना था, इसको 40 माना था, ये 40 से 6 कम है और ये 50 से 7 कम है। ये 50 से 7 कम है 43 और 34 40 से 6 कम है, तो 40 + 50 90 होता है और 19 में हम 13 को माइनस कर देंगे। तो 19 में अगर 13 को माइनस करना है तो पहले आपको 10 माइनस करो, दिमाग में 10 को माइनस करो। 90 में से 10 को माइनस किया 80 आया, 80 में से 7 को माइनस कर दिया 77 आ गया, बिना पेन पेपर के। ये जो मैंने आपको बॉक्स बताया ना ये आपको दिमाग में सोचना है, पेन पेपर नहीं, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको लिख रखे हैं। ये इस तरीके से आपको सोचना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा आपको अगर प्लस करना है तो। एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, ये नंबर है 44 + 36। तो आपको करना क्या है, ये नंबर सर 50 से 6 कम है और ये नंबर सर 40 से 4 ये नंबर कम है, यानी कि ये हो गया 10। 50 और 40 90, 90 में से 10 को माइनस कर दूंगा मैं 80 आ जाएगा आंसर सर। यस, 6 और 4 ये 0 और ये 8, 80 आ गया आंसर। इस तरीके से अपने दिमाग में सोचना है। ओके, क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़े नंबर्स लेता हूं, आपको मजा आएगा कि बड़े नंबर्स में कैसे हम सोच सकते हैं। और ये देखिए, ये आपके सामने एक नंबर है 4, देखिए बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 744 + 338। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये नंबर 750 से कितना कम है 6। आपको है ना 40 50 पकड़ना है। 40 50 हमने देखा 750 6 कम है। ये नंबर 340 से कितना कम है 2। 38 39 40 340 से ये 2 कम है। 6 और 2 हो गया 8, 6 और 2 हो चुके 8। अब 750 और 350, 700 और 300, 1000 और 1000 और 50 और 50, 1050, 1050 में से 8 को माइनस करना है। अब इसको हमने 750 से वो किया था और इसको 340 से, इन दोनों को प्लस किया हमने 1090 आ गया। और 1090 में से 8 को माइनस करना है मुझे। 1090 में से 8 को माइनस करूंगा तो 1082 इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले ये नंबर मैंने आपको दिया था, ये नंबर 750 से कितना कम है 6 कम है। ये नंबर 340 से कितना कम है 2, और 7 और 2 हो गए 8। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया जो मैंने दिमाग में रखा था, 750 और 340 दैट इज 1090, और 1090 में से 8 को माइनस कर दिया 1082 आ गया। दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए एक और नंबर लेता हूं, एक और प्रैक्टिस करते हैं और ये आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। 644 + 2 238। 644 650 से कितना कम है 6। 230 240 के से कितना कम है 2 कम है, तो 6 और 2 8 हो गए। ये आपने अपने साइड में रख लिया। अब आपको करना क्या है, 650 को और 250 को प्लस कर दो। 650 को और 240 को प्लस कर दो। 650 और 240 यानी कि 6 और 2 8, 890 होगा। और 890 में से हम 8 को माइनस कर देंगे। 890 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 882 इज द राइट आंसर। तो एडिशन को इस तरीके से सोचना है। एक और सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको एडिशन समझ नहीं आ रहा ना, सबसे सिंपल तरीका,
अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है ना, ये भी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे सिंपल है ना, लीनियर वे में प्लस कर दिया करो, लीनियर वे में प्लस कर दिया करो, कोई सा भी नंबर हो उसका आंसर आ जाएगा आपका। 238 है ना, लीनियर वे में प्लस कर दिया करो। 8 और 4 12, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, ओके। 6 और ये 2 8, 882, दैट इज द आंसर। लीनियर वे में प्लस कर दो, सिंपल सिंपल लीनियर वे में प्लस किया करो। जैसे मान लो ये नंबर था आपके पास में 744 प्लस 388, 7, सॉरी, ये नंबर था 744 प्लस 338। अब 8 और 4 12, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, ओके। 7 और 3 10, 882। इसी तरीके से एक और नंबर था, ये बहुत सिंपल था। अब यहाँ पे नंबर था क्या, 43 प्लस 34, 3 और 4 7, 4 और 3 7, दैट इज आंसर। सिंपल लीनियर वे में प्लस कर दो। पहला तरीका मैंने आपको बताया सोच करके, दूसरा लीनियर वे में प्लस करो, तुरंत आंसर लिखो, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन तो आपने सीख लिया, और एडिशन की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप और एडवांस होते जाओगे एडिशंस में, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा एडिशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, 932 में से 784 को माइनस करना है। 932 में से 700 किसको माइनस करना है, 932 में से हमें माइनस करना है 784। 932 में से 784 को माइनस करना है। अब देखिए सबके माइनस करने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। आपको करना क्या, आप कैरी लेते हो, ठीक है। आपको एक के नीचे एक ना लिख करके यहाँ पे 12 में से 4 को आपने माइनस कर दिया है। 12 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना होगा, 12 में से 4 को माइनस करोगे तो 8 होगा, ओके। और यहाँ पे बचा है 2, और यहाँ से कैरी लिया तो ये 12 हो गया। 12 में से 8 को माइनस किया 4, और 8 में से 7 को माइनस किया 1, 148। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, आंसर्स को देखिए यहाँ पे सबसे पहले किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें देखिए। यहाँ से हमने वो ये एक बोरो लिया, ओके, और बोरो लेने के बाद ये 12 हो गया, 12 लेने के बाद फिर ये 8 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 बचा, और यहाँ पे 12 में से माइनस कर दिया। तो ये अपने दिमाग में फटाफट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब्ट्रैक्शंस भी बनेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पे वर्गमूल नहीं बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होता है। और मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है सीखना, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है सीखना। अगर एक बार आप मल्टीप्लिकेशन सीख जाते हो तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें आपके लिए। मल्टीप्लिकेशन एक बार अगर आप सीख जाते हो तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या होने वाला है। सब्ट्रैक्शंस के बारे में हमने बात कर ली, अब मल्टीप्लिकेशन हम सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, देखिए यहाँ पे है ना, ये जो सब्ट्रैक्शन है, ये वर्गमूल जो लिखा हुआ है ये गलत है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, ये गलती से टाइप हो गया है। और यहाँ पे देखिए इस वाले स्लाइड में भी वर्गमूल आ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको लिखना है गुणा, गुणज इसको कहते हैं। तो मैं सब्ट्रैक्शन बता चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। अब इसको समझना, इस ट्रिक्स को, पूरा फोकस आपका यहां पे होना चाहिए। और ऐसी ट्रिक्स आपने शायद ही कहीं देखी होगी। 57 और 62 का मैं मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूं। 57 और 62 का मल्टीप्लिकेशन करना, इसको कहते हैं हम क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। इसे याद रखोगे, इसका इस नंबर में मल्टीप्लिकेशन करोगे सबसे पहले इसका इस नंबर में मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर यहां पे मल्टीप्लिकेशन करोगे। अच्छा ये बताओ, 7 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या होगा, 14। तो यहां पे आपने 4 लिख दिया, कैरी 1 आ गई। 7 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे आएगा 14, 14 का 4 लिख दिया, कैरी आपकी 1 आ गई। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मैंने बोला ना सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर क्रॉस करना है। 5 2 10 और 7 6 42, 10 और 42, 10 और 42 52 होते हैं। 52 में इस 1 को प्लस कर दिया 53, अब ये हो गया 5। और 6 5 30, 30 में इस 5 को प्लस कर दिया 35। तो आंसर आ गया 3 5 3 4, 3 5 3 4, ये आंसर आ गया 3 5 3 4, 3 5 3 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है क्रिस क्रॉस में, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर ये वाले नंबर का। सबसे पहले ये बॉक्स है ना, सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर ये क्रॉस,
फिर ये क्रिस क्रॉस मेथड इसको हम कहते हैं। अब इसमें से कोई सा भी आप मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार फिर से समझो, एक और मैं नया नंबर लेता हूं और उसका मल्टीप्लीकेशन आपको बताता हूं। यहां पे लिखा हुआ है जैसे 38 और यहां पे लिखा हुआ है 42 लिखा हुआ है। ओके, अब हम कैसे करेंगे? 8 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, सबसे पहले 16 कैरी 1 आ गई, ये चीज क्लियर है। 8 2 जा 16, ये तो क्लियर है, कैरी 1 आ गई। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपस में। 3 2 जा 6 और 8 4 जा 32। 32 और 6 कितने होंगे? 32 और 6 कितने होंगे? 38 होंगे। इसका हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो 6 आया, और इन दोनों का किया तो 32 आया, और इन दोनों को प्लस कर दिया तो 38 आ गया। 38 में ये कैरी को प्लस कर देंगे 39 आएगा, यहाँ पे 9 लिख दिया। ये आपको अपने दिमाग में करना है। 3 2 जा 6, 8 4 जा 32, और 32 और ये 6 38। 38 में ये कैरी को प्लस कर दिया 39। अब हमारे पास कैरी कितनी हो गई है? 3 हो गई है। अब हमें करना क्या है? 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 4 जा 12, 12 में इस 3 को प्लस कर देंगे 15, 1596। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने मल्टीप्लीकेशन को तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। एक और मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के आपको बता देता हूं। जैसे मान लो छोटे मोटे क्वेश्चन, 23 में 28 का मल्टीप्लीकेशन करना है। 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 2 जा 16, और ये 3 2 जा 6, 16 और 6, 16 और 6 कितने होते हैं? 22, 22 और 2 24, कैरी आ गई 2, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 44। इस तरीके से आंसर्स आपके आएंगे जब आप मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करोगे। इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। इसी तरीके से डिवीजन है। डिवीजन एक तो आप ये लॉन्ग तरीके से करते हो। मान लो आपके पास नंबर है 2532, तो अगर आपको दिया जाए 6 से डिवाइड करना तो आप 6 4 जा 24, फिर माइनस करोगे, फिर 13 ऐसे करोगे। ऐसा नहीं करना, ये इजी वे ऐसा है, सिंपल है। यहां पे क्या करना है? 6 और ये 2532 लिखा हुआ है, 2532 लिखा हुआ है। अब देखो इसका आंसर कैसे आएगा। 2532 में 6 का डिवाइड करना है, तो समझो 6 4 जा 24, तो यहाँ पे होगा 1, और ये 24 माइनस कर यही 1 आ गया, और 6 2 जा 12, और यहाँ पे हो गया 1, फिर 6 2 जा 12, 622 तुरंत आंसर आएगा। सॉरी 422, क्योंकि 4 बार में गया था ना, 6 4 जा 24 होता है। 422, 6 4 जा 24, फिर उसके बाद से यहाँ पे 1 बचा था। 24 में से 24 को माइनस करें, 25 में से 1 3 आ गया, यहीं पे दिख रहा है आपको 1 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिखाया भी है 1 3, और यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे तुरंत आपने एकदम बिल्कुल इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, डिवीजन को। तो मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बता चुका हूँ। देखिए वैसे तो अगर आप बोलोगे ना मुझे कि सर पूरी शॉर्टकट ट्रिक सिखाओ, इसके लिए एक अलग से मैं कोर्स ला सकता हूँ आप लोगों के लिए। आप कमेंट में लिखना सर हमें फास्ट कैलकुलेशन कोर्स चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन कोर्स चाहिए, वी वांट फास्ट कैलकुलेशन कोर्स। तो अलग से मैं डिस्कस करूंगा, अलग से लाऊंगा जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो एक अलग से मैं ला दूंगा फास्ट कैलकुलेशन कोर्स। जिसको भी करना हो वो करेगा, कि कैसे मल्टीप्लिकेशन फास्ट करते हैं, डिवीजन फास्ट करते हैं, और भी चीज़ें जो भी होती हैं उन सारी चीज़ों को ऐड कर दूंगा उसके अंदर। अब हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डिवीजन देखा, ये वर्गमूल नहीं है, डिवीजन है। ओके, यहाँ पे वर्गमूल यहाँ पे लिखा है, डिवीजन वाले में भी और मल्टीप्लिकेशन वाले में भी वर्गमूल लिख दिया है गलती से, कोई बात नहीं। अब वर्गमूल अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर। अब हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे कि स्क्वायर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, दैट्स कॉल्ड अ स्क्वायर। 2 बार किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर कहलाता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, आपको कुछ चीजें बिल्कुल आनी चाहिए, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर्स में। जैसे कि 1 का स्क्वायर है तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर है 4 होगा, 3 का स्क्वायर है 9 होगा, 4 का स्क्वायर है 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289,
और 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो ये तो बात हो गई कंप्लीटली स्क्वायर की। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक के कंप्लीट स्क्वायर याद होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 20 तक के लिखे हैं। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 12 में 12 का मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब 144 इसका होता है। ये आपको याद होगा, तो स्क्वायर रूट्स को आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, और इसी के ऊपर बेस्ड ट्रिक्स भी हैं कुछ, और उनको हम देखने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हम बात कर लेते हैं कुछ नंबर्स के स्क्वायर को कैसे हम फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो, एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैं आपको सिखाता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कह सकते हो 15 का स्क्वायर, मुझे सोचना पड़ेगा, इसका होगा 225। अगर कोई पूछता है कि 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप इसका आंसर होगा 1225। अगर पूछता है कोई 65 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कह सकते हो 4225। आप बोलोगे सर आप कैसे बता पा रहे हो? बहुत सिंपल है। कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर में लेता हूँ 85। 85 में यूनिट डिजिट 5 है, और इसका मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर मतलब 85 इंटू 85, उसको स्क्वायर कहते हैं। 85 का अगर मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 5 25, ये 25 तो आएगा। 8 के जस्ट बाद नंबर क्या आता है, 9। 8 के जस्ट बाद नंबर क्या आता है, 9, और 9 8 जा, 9 8 जा क्या होता है, 72। इसका आंसर हो जाएगा 7225। ऐसे यहां पे भी मैंने किया था, जैसे मैंने लिखा था 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, 25 तो आएगा ही आएगा। और 3 के जस्ट बाद नंबर क्या आता है, 4, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1225। इसी तरीके से नंबर है, जैसे मान लो 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और 6 के जस्ट बाद नंबर आपका क्या होगा, 7, तो 7 6 जा 42, तो ये हो गया 4225। दैट इज अ स्क्वायर ट्रिक्स। अगर किसी नंबर्स के लास्ट पोजीशन में 5 हो, तो उसका स्क्वायर हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले लास्ट नंबर्स को हम क्या करते हैं, 5 5 से 25, और 3 के जस्ट बाद नंबर 4 आता है, तो 3 4 जा 12, तो 1225 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1225 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप कहोगे ये 35 का स्क्वायर रूट है, ये 35 का स्क्वायर रूट है, ये 35 का स्क्वायर रूट है। ओके, ये तो आपको समझ आ रहा है कि ये 35 का स्क्वायर रूट है। तो अब ये जो 529 है, अब मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 529 का, तो ये क्या होगा। 529 के स्क्वायर रूट को अगर फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा 2 का पेयर बना, और यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 डिजिट होता, जैसे मान लीजिए 1 2 2 5 होता, तो यहाँ पे 2 हमारे पेयर बन जाते, लेकिन यहाँ पे 5 है तो भी 2 पेयर्स बने, कोई दिक्कत नहीं है। 529 लिखा हुआ है, 529, तो यहाँ पे एक पेयर बनाया हमने, और इसका यूनिट डिजिट देखा। अब यूनिट डिजिट को देखते समय हमने स्क्वायर की टेबल हमें देखनी है। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 6 आएगा लास्ट डिजिट। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो लास्ट डिजिट 5 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो लास्ट डिजिट 6 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो लास्ट डिजिट 9 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो लास्ट डिजिट 4 आएगा। इसी तरीके से 9 का 9 का है तो 1 आएगा, ऐसे ही 10 का है तो 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो 9 किस किस में आ रहा है, 9 किस किस चीजों में आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है और यहाँ भी 9 आ रहा है। मतलब हमारा आंसर जो यूनिट डिजिट पे है वो 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है। मतलब एक चीज हमें कंफर्म है, या तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 होगा लास्ट पोजीशन में, और या तो 7 होगा। क्यों? क्योंकि 3 के स्क्वायर में भी 9 आ रहा है, और यहाँ पे 7 के स्क्वायर में भी 9 आ रहा है। अब ये 5 लिखा हुआ है, तो हमें स्क्वायर के फॉर्मेट में टेबल पढ़नी है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 9 हो रहा है, मतलब 5 से ज्यादा हो रहा है, तो मुझे 2 लिखना है। मेरा आंसर अब क्लियर है, या तो 23 होगा या तो 27 होगा। मेरा आंसर या तो 23 होगा
या तो मेरा आंसर 27 होगा। अब ये दो चीजें क्लियर है। अब 2 के जस्ट बाद नंबर क्या होगा? 3। तो 2 3 जा 6। अब ये जो 6 है ना, 6 को कंपेयर करूंगा 5 से, तो 5 क्या है? छोटा नंबर है, यानी कि इन दोनों में छोटा नंबर 23 है, तो 23 मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 23 का स्क्वायर रूट है 529। एक बार फिर से ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। 9 है, 9 कहां कहां आ रहा है? 3 पे आ रहा है और 7 पे आ रहा है। यानी कि एक चीज क्लियर है, लास्ट का जो मेरा आंसर होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ये बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो पेयर बनाने के बाद। अब यहाँ पे ये 5 बचा, तो अब मैं स्क्वायर के फॉर्मेट में टेबल पढ़ रहा हूं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 थोड़ी है यहाँ पे, उससे कम नंबर चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, 4 भी नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9, उससे भी छोटा। 2 का स्क्वायर 4। तो मेरा आंसर या तो 23 होगा या 27 होगा। अब ये जो 2 आया है ना, 2 के जस्ट बाद का नंबर देखो 3, और 3 2 जा 6। 6 से ये जो क्वेश्चन है वो छोटा है या बड़ा है? छोटा है, तो इन दोनों में जो छोटा है वही हमारा आंसर होगा। 23 इज द राइट आंसर। तो 23 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा इस बड़े क्वेश्चन को लेते हैं। ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने पेयर बनाया, अब यहाँ पे 4 है, और 4 किस किस में आ रहा है? 4 एक तो 2 में आ रहा है, क्लियर है, 2 2 जा 4। और एक जो हमारा 4 आ रहा है वो 8 में आ रहा है, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। अब एक चीज क्लियर है, मेरा आंसर का जो लास्ट नंबर होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, अब इस पे फोकस करना है। स्क्वायर के फॉर्मेट में मुझे टेबल पढ़नी है, स्क्वायर के फॉर्मेट में टेबल पढ़नी है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ओ माय गॉड, 64 तो ज्यादा हो चुका है। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? 8 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब मुझे क्लियर है, मेरा आंसर या तो 72 होगा या तो 78 होगा। मेरा आंसर या तो 72 होगा या तो 78 होगा। अब 7 के जस्ट बाद एक नंबर लेंगे 8। 8 7 जा क्या होता है? 56। 56 से ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा है या छोटा है? क्वेश्चन में 60 लिखा हुआ है, इसको हमें देखना है। ये बड़ा है, मेरा आंसर होगा 78। तो 78 इज द राइट आंसर। सो 78 इसका क्या होगा? आंसर इज 78। ओके, क्लियर है? तो ये कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है, आंसर आपको फाइंड आउट करना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं। अब ये देखिए, ये वाला नंबर देखिए 6 है, तो 6 किस में आएगा? 6 6 जा 36, और किसी नंबर में 6 आएगा क्या? 4 4 जा 16, 4। या तो मेरा आंसर यहां पे 6 होगा या तो 4 होगा। अब ये 57 लिखा हुआ है, 57 किस किस में आ सकता है? 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो 76 और 74। 7 के जस्ट बाद नंबर 8, 8 7 जा 56, 56 से ये नंबर ज्यादा है, यानी कि 76 आपका करेक्ट आंसर होगा। सो 76 इज द राइट आंसर, इसका 76 होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और बहुत फास्ट आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्यूब के बारे में बात करते हैं। और क्यूब में भी आपको है ना कुछ बेसिक से क्यूब्स आने चाहिए, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्या होता है, 6 का क्या होता है, 7 का क्या होता है, 8 का क्या होता है, 9 का, 10 का। ये सारे क्यूब्स आपको आने चाहिए। अगर आपको क्यूब्स आते हैं तो डेफिनेटली आप क्यूब रूट भी फाइंड आउट कर लोगे। और क्यूब का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे 2 का क्यूब लिखा है, पहले स्क्वायर था तो 2 था, क्यूब है तो 3 होगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका क्या मतलब हुआ? 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 4 2 जा 8। ये 2 का क्यूब हो गया 8। इसीलिए आपको ये याद रखना है, 1 से लेकर 10 तक एटलीस्ट तो आना ही चाहिए। सेम यहां भी वही तरीका हम अपनाने वाले हैं क्यूब रूट के लिए भी। अगर किसी नंबर का मुझे क्यूब फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पे हम फोकस करने वाले हैं। अगर किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 68, मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 68 का क्यूब फाइंड आउट करना है। 68 का क्या फाइंड आउट करना है?
क्यूब फाइंड आउट करना। तो पहला तरीका तो ये है कि आप 68 68 और 68 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा टाइम लग सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्यूब रूट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए क्यूब, अब ये 6 और 8 लिखा हो, इसको ए मान लो, इसको बी, और इसको याद रख लो, ए क्यूब 3a² बी, 3ab² और बी क्यूब। तो सबसे पहले बी, ये जो 8 है ना, 8 का हम क्यूब करेंगे तो 512 आएगा। फिर हम 3a² भी रखेंगे, मतलब 3 इंटू ए इंटू बी 2 बार, ये 3 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 8 हुआ। और अभी ये 51 प्लस नहीं करना, अभी इसको कर रहा, इसको किया, सबको किया, इसका आंसर आया 512। जब 512 आया तो इसका हमने 2 लिख दिया। अब ये जो 51 है, ये इसमें प्लस कर देंगे हम साथ में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके तो 1203 आएगा। इसका भी हम केवल एक डिजिट लेंगे 3, और 120 फिर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट तीसरे स्टेप में। और इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 984 आएगा, फिर 4 हम लिखेंगे और 98 को नेक्स्ट में फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये क्या होगा 314। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 314, 314443। अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपल कर लेना, 68 का 68 में मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा उसमें 68 का मल्टीप्लाई कर देना, यही आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो उसके लिए ओके, आगे बढ़ते हैं। और कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए आपको इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए, छोटे नंबर्स को आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे कि नंबर दिया हुआ है, क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना। अभी तो मैं बता रहा था क्यूब, उसका क्यूब कैसे फाइंड आउट, जैसे 68 का क्यूब वो नंबर था, तो हमें क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना। देखिए सबसे पहले वो जो लास्ट डिजिट है ना, पेयर यहाँ भी बनाना है। पहले पेयर स्क्वायर में 2 के बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको 3 के पेयर बनाने हैं। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 5 8, सॉरी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 5 8 3 2, तो यहाँ पे 3 का एक पेयर बना और एक पेयर ये बना, तो लास्ट डिजिट 2 है। तो 2 में हमारा क्या हो सकता है, देखिए 2 किस में आ रहा है, 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट हमें 2 चाहिए, तो 8 का जो क्यूब है यहाँ पे 2 आ रहा है और कहीं भी 2 नहीं आ रहा लास्ट पोजिशन पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8। ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे 8 आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्यूब के फॉर्मेट में हमें क्यूब पढ़ना है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो ये 1 होगा 18, तो 18 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। ये बहुत सिंपल है, स्क्वायर रूट्स के जैसा ये भी है। इसमें हमें क्यूब याद होने चाहिए 10 तक, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 17576, 1717, यहाँ पे लिखा हुआ है 17576। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि क्यूब 17576। ओके, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ 17576, 17576, 17576। तो 3 के पेयर बनाने हैं सबसे पहले, 17576 है यार, 576। अब मुझे देखना है कि 6 किस में आ रहा है, तो 6 आ रहा है यहाँ पे ये 6 वाले में, तो हमने यहाँ पे 6 लिखना है। अब ये जो 17 है वो किस में आ रहा है, 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 27 से छोटा चाहिए यानी कि 2, 26 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका क्यूब रूट निकालने का तरीका है। मैंने आपको प्लस माइनस, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब और क्यूब रूट्स, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ पैटर्न्स के बारे में। ये क्वेश्चंस आपको करना है जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। अभी हम कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि पैटर्न्स क्या। जब भी हम पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो पैटर्न्स के अंदर आपको समझना होता है कि क्वेश्चन में किस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है, और उसके बेसिस पे जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस में हमें यह देखना होता है कि जो भी पैटर्न क्वेश्चन में चल रहा है उसके बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, वो हमें जज करना होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट आप देख पा रहे होगे 18, और 18 से 28 ये कितना ज्यादा है। हो सकता है कि पैटर्न जो है वो इस तरीके का भी मिल सकता है आपको,
हो सकता है कि लेफ्ट टू राइट के अलावा अप टू डाउन भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको ये कॉर्नर वाइज भी मिल सकते हैं, पूरे डायगोनली मिल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, ये सारा पैटर्न आपको मिल सकता है। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं, 18 से ये नंबर 10 ज्यादा है, 28 से 38 10 ज्यादा है, यानी कि 38 से 10 ज्यादा जो नंबर होगा वो 48 होगा। ओके, ऑप्शन में देखो 51 लिखा हुआ है पहले नंबर पे, ये तो ऑप्शन करेक्ट बिल्कुल होगा ही नहीं। ये 46 वाला भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन उसके लिए हमें इसको भी देखना होगा कि ये किस बेसिस पे चल रहा है। यहां भी देखोगे 10 का गैप है, यहां भी 10, 21 में अगर आप 10 को प्लस करोगे 31 होगा, 31 में 10 को प्लस कर दोगे तो 41 होगा, और 41 में अगर हम 10 को प्लस कर देते हैं तो 51 होगा, यानी कि 51। इन दोनों ही ऑप्शन में 51 है। ओके, अब आगे देखते हैं। यहां भी 10 प्लस कर रहे हैं 34, यहां भी 10 प्लस कर रहे हैं 34, यहां भी अगर 10 प्लस कर देंगे तो 54 होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ना हमारा, वो 10-10 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 10-10 का आ रहा है सब में। और सब में अगर इसमें अगर 38 में 10 को प्लस कर देंगे 48 होगा, 41 में 10 को प्लस करेंगे 51 होगा, 44 में 10 को प्लस करेंगे तो ये 54 होगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, 48, 51 और 54, ये सारी चीजें आती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड वाला है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ जाते हैं और हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, और यहां भी आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पी, क्यू और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि पी क्या होगा, क्यू क्या होगा और आर क्या होगा। ये पी क्यू आर क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए एक चीज बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे हमें ये देखना है कि क्या कहीं भी कोई ऐसा पैटर्न मिल रहा है जिसके थ्रू हम ये जज कर पाए, देख पाए कि क्या हो रहा है। अगर जो हमारे कॉलम्स हैं, पूरे जो कॉलम्स हैं इनका हमें सम करना है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 15, 15, 19 और 23, अगर इसको प्लस कर रहा हूं मैं 15, 19 और 23। अब देखिए, अब आपको मैंने प्लस बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। 5 और 9 को प्लस करोगे, 5 और 9 को प्लस करोगे 14 होगा, 14 में 3 को प्लस करोगे 17 होगा, कैरी आ जाएगी 1, 2 और ये 1, 3, 4 और 5, ये 57 होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका 57, ये आपका 57 आ गया। ओके, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, 57 आना चाहिए। तो अब देखिए इन तीनों का प्लस तो 57 आ गया। हमें ये देखना है कि अगर हम इन तीनों का प्लस करते हैं तो 57 आना चाहिए। अब यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 18 है, तो इस Q की जगह पे हमें ऐसा क्या रखना होगा जिससे कि 57 आना चाहिए प्लस करने पे। तो 22 प्लस 18, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 2 और 8, 10 कैरी 1, 2 और ये 2, 4, 40 आ गया। 40 में हम कितना प्लस करेंगे तो 57 हो जाएगा, 17 प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो 17 होगा क्यू का। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गई, ये वाला ए रो पूरा कंप्लीट, ये वाली रो पूरी कंप्लीट हो गई, ये वाली भी पूरी रो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहां पे चेकआउट करना है कि यहां पे क्या होगा। अब एक चीज बहुत ही क्लियर है, ये जो P है और ये जो R है इसकी हमें वैल्यू नहीं पता, तो P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इस तरीके से प्लस करके देखूंगा, लेफ्ट टू राइट। तो 15 और 22, 15 और 22 कितने हो जाएंगे, 15 और 22, ये देखिए 10, 5 और ये 2, 7, 2 और ये 3, 37, 37 में 20 प्लस कर दूंगा, यानी कि P की वैल्यू 20 आ गई। 20, 15 और 22 को प्लस करूंगा तो 57 आएगा, यानी कि हमें दूसरी वैल्यू मिल गई है 20, P की वैल्यू 20, Q की वैल्यू 17। अब मुझे P 20 मिल चुका है और ये 21, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 20 प्लस 21, इसमें हम क्या प्लस कर दें कि 57 हो जाए। तो 20 और ये दोनों को प्लस करोगे 41 हो जाएगा। 41 में हम क्या प्लस करें, 41 में हम क्या प्लस करें कि 57 हो जाएगा, तो 41 में हमें प्लस करना होगा 16, तो ये वैल्यू आएगी 16। क्लियर है? 20, 16 और 17, यहाँ पे अगर हम 20 रखते हैं, यहाँ पे हम 16 रखते हैं और यहाँ पे हम 17 रखते हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल
करेक्ट होगा 20, 16 और 17। तो 20, 16 और 17, पी क्यू एंड आर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर। तो इस तरीके के पैटर्न्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको करना है यार। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप मुझे करके बताओगे। क्लियर है? अलग से कोई मैं पीडीएफ नहीं देने वाला हूं, यही आपको बताना है क्वेश्चंस करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, 6, 7, 8 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए आप जज करो। इसी तरीके से 24, 28, 32 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके ये इसका मल्टीप्लिकेशन है 4 का, ये 4 का, ये 4 का, यहाँ भी 4 का। इस तरीके से आपको जज करना है कि क्या आना चाहिए आंसर में। ओके, नहीं आएगा स्क्रीनशॉट लेना, मुझे सेंड करना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब कुछ सीरीज के क्वेश्चन। सीरीज में क्या होता है, हमें नंबर्स के बेसिस पे अगला टर्म क्या होगा ये जज करना होता है। और ये बहुत ही कह सकते हो कि अगर आपका माइंड बिल्कुल शार्प है, अच्छी तरीके से चीजों को समझते हो, सीरीज के पैटर्न को समझते हो, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। अगर आप नहीं समझते हो तो आपके लिए वो क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और ऑप्शन में हमें बताना है कि इसका अगला टर्म क्या है। जैसे ये 8 लिखा हुआ है, ये 11 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है, ये 20 लिखा हुआ है और फिर 26 लिखा हुआ है। ये नंबर कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। यानी कि जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, 3, 4, 5, 6। तो अगला नंबर 7 ज्यादा होगा। तो 26 में क्या प्लस करेंगे हम, 7 प्लस करेंगे। तो 26 में जब आप 4 को प्लस करते हो ना तो 30 हो जाता है, और 30 में अगर आप 3 प्लस कर देते हो 33 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमें हर सीरीज में अलग पैटर्न होगा, किसी में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, किसी में सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, किसी में मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। वो हम पैटर्न को सॉल्व करके ही समझ सकते हैं कि क्या उसके अंदर लॉजिक्स चल रहा है। उस पैटर्न पे अगर आप करोगे तो आपके क्वेश्चन 100% सही जाएंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे है ना, मुझे अगला टर्म फाइंड आउट करना है कि इस सीरीज का अगला टर्म क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। 42, 43, 44, 45 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई सीरीज तो मेरे पास अभी दी नहीं है। तो देखता हूँ कोई सीरीज है क्या, नहीं। ओके ओके ओके। कोई भी अगर सीरीज में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप कैसे उसके आंसर्स को दोगे। चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 80, 10, 70, 15 और 60, इस तरीके के नंबर दिए जा रहे हैं। तो आपका जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा और क्या होना चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए मैं बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 80 सबसे पहले दिया हुआ है, उसके बाद आपको 10 दिया हुआ है। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 80 लिखा हुआ है और फिर 10 लिखा हुआ है, उसके बाद 70 लिखा हुआ है, उसके बाद 15 लिखा हुआ है, उसके बाद 60 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 80 के बाद ये 70 हो रहा है, कम हो रहा है, एक नंबर छोड़ के कम हो रहा है। यहाँ भी एक नंबर छोड़ के ये कम हो रहा है, 10-10 का कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये एक नंबर छोड़ के ये नीचे की तरफ में 5 बढ़ रहा है, तो अगला भी क्या होगा, 5 बढ़ना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 20 होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट टर्म व्हाट विल बी 20। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका 20। तो मिसिंग टर्म जो है ना अगला, वो 20 होगा, क्योंकि इसमें तो 10 माइनस हो रहा है और इसमें 5 प्लस हो रहा है। तो इस तरीके से हमें पैटर्न्स के बेसिस पे आंसर्स को जज करना है। कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन है, ये क्या और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, और इसमें बताना है कि नेक्स्ट टर्म्स क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है कि अगला टर्म क्या होगा। जैसे यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 प्लस होगा। तो 13 में 5 को प्लस करोगे 18 होगा। इस तरीके से हमें जज करना है इन क्वेश्चंस को। तो सीरीज के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। देखिए आपको ये सेशन है ना बिल्कुल डिफरेंट लग रहा होगा। क्यों डिफरेंट लग रहा होगा, सिलेबस तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, कुछ इक्का दुक्का जो इधर उधर से क्वेश्चंस आते हैं ना उनको भी मैंने कंप्लीट कर दिया।
ताकि कल के दिन आपसे कोई ये नहीं कह सके कि आपने डीआई किया है, सीरीज किया है, शॉर्टकट ट्रिक्स करी, सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दी है। इवन अगर आपको लगेगा कि कुछ मिस हो रहा है, आप मुझे बस उस टॉपिक का नाम बता देना, इसी मिसलेनियस का एक सेकंड पार्ट बना दूंगा मैं, पार्ट 2। जो आप बोलोगे वो टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगा, अगर कुछ मिस हो रहा होगा तो। वैसे तो कुछ भी मिस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं डीआई के बारे में, और यहां से 100% एक क्वेश्चन आता है डीआई का। डेटा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम डीआई कहते हैं। और डेटा अलग अलग तरीके का होता है यार। डेटा हो सकता है कि ग्राफ के फॉर्मेट में हो सकता है कि वो डेटा आपका पिक्टोग्राफ के टर्म में हो सकता है वो डेटा बार ग्राफ हो सकता है वो हिस्टोग्राफ हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके के डेटा पे हम किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्ड बनानास ड्यूरिंग द गिवन मंथ्स। ये आपके महीने दिए हुए हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही होगी ना वीडियोस की, तो आप एक काम करना, यूट्यूब में हाई क्वालिटी पे देखना वीडियोस को। हाई क्वालिटी पे आपको पूरे पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी। और ये जो एक आपको सिंबल दिख रहा है ना, एक सिंबल, वो 5 डजन के बराबर है। एक जो आपको सिंबल बना हुआ है ना, वो 5 डजन के बराबर है। और 5 डजन का मतलब समझ रहे हो, 60। मतलब एक डजन में 12 चीजें होती हैं, तो 12 पंजे 60, यानी कि एक पिक्चर 60 बनाना उसको बता रहा है। तो हमें बताना है कि सभी महीनों में कितने केले बिके गए। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी पिक्चर्स बनी हुई हैं। मार्च में 1 2 3 4 5 6, मार्च में कितनी है, 6 है। अप्रैल में कितनी है, अप्रैल में 3 है। ओके। और इसी तरीके से मई में कितनी है, 1 2 3 4 5, मई में 5 है। इसी तरीके से जून में कितनी है, जून में 2 है। जुलाई में कितनी है, जुलाई में है 1 2 3 4 5 6 7, जुलाई में 7 है। ओके। अब इन सबको प्लस कर दो, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 7, 16 और 7 23। अब ये जो 23 है ना, 23 ये आपकी इमेजेस हो गई हैं, और एक इमेज 5 डजन के बराबर बता रही है। तो 23 में 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने डजन हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमें वो काउंट करना है कितने डजन हो रहे हैं। तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10, और ये 11, 115 डजन हो गए। 115 डजन हो गए, और एक डजन में होता है 12, तो 12 का फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 1 जा 1, 12 और ये 6 18, 18 का 8 हो गया, कैरी हो गई 1, 12 1 जा 1 और ये 13, 1380 इज द राइट आंसर। 1380। मुझे पता है वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आपको पूरा सीखना है, पूरी प्रैक्टिस करना है, पूरे कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछा जाएगा और डीआई आपको सीखनी पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई पिक्चर दी हुई है, तो पिक्चर्स के बेसिस पे डेटा दिया होता है। कभी कभी हमारे पास में बार ग्राफ होते हैं, और बार ग्राफ में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है कि क्या है कितने हैं, बार ग्राफ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बार ग्राफ में आपके पास में डेटा दिया हुआ है 9080 का, 9081 का, 9082 का, 9083 का, 9084 और 9085 का। और ये जो पूरी चीजें दी हुई है, करेक्ट। द गिवन ग्राफ here shows the production of food grains। ये जो ग्राफ है ना, वो फूड ग्रेन्स के बारे में बता रहा है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आपको डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखना होगा। जब तक आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। सो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 1984 टू 1985। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ यह बताना है। और परसेंटेज अगर आपने सही से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 1984 से 1985। अच्छा ये बताइए मुझे, 1984 में, 1984 में उसका जो डेटा था
वो था 15। ये देखिए 10 और 20 के बीच में ये 15 है। 1984 में कितना था? 15। ओके, 1984 में था वो 15,000 के टर्म्स में ये टन, 15,000 टन। ओके, 85 में, 1985 में जो डेटा था इसका वो 30 था, सॉरी 30 के बराबर है, 35 नहीं है, 30 के बराबर है। ओके, तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 15 से 30 गया है डायरेक्ट। यानी कि अगर हम देखा जाए तो किस पे इंक्रीज हुआ है? 15 पे इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 30 - 15, 30 - 15 इंटू 100, 15/15 इंटू 100, 15 से 15 कैंसिल आउट 1, यानी कि 100% इंक्रीज हुआ है। कितना? 100% इंक्रीज हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो इसका आंसर होगा वो होगा 100%। तो जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 100%। तो इसका आंसर होगा 100% इंक्रीज। ओके, ये चीज मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है। यहां पे 15 था, 15 में 15 और जुड़ गया, यानी कि 100% जुड़ा ना, तभी तो वो उसका डबल हो गया, 30 हो गया। तो इस तरीके से हम ये जो बार ग्राफ के क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है बार ग्राफ के अलावा। जो आपका जो पिक्टोग्राफ था उसको मैंने बता दिया, बार ग्राफ था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन हिस्टोग्राम के, कि हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, या पाई चार्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हिस्टोग्राम का जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखिए। फ्रॉम द गिवन फिगर determine that in which year right back from the year India had to face maximum growth in the price comparison both the years। मैक्सिमम कहां पे दिख रहा है? 2011 में। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको करना होगा 2011। मैक्सिमम पूछा है, अगर आपसे मिनिमम पूछता तो 2008 करते। मिनिमम अगर पूछता क्वेश्चन में तो 2008 होता, लेकिन हमसे मैक्सिमम पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, मैक्सिमम पूछा है तो 2011 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये तो डेटा इंटरप्रिटेशन की बात हो गई, जिसमें कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो हमने सॉल्व किया था। ये जो आपको ग्राफ दिखाया था, ये वाला पीछे वाला, ये वाला, ये आपका जो ग्राफ है वो हिस्टोग्राम के अंदर आता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पाई चार्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। क्या पाई चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं? ये एक सर्कुलर फॉर्म में होते हैं कि आपने हाउस रेंट में इतना खर्च किया, ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्च किया, सेविंग में इतना किया, अदर्स में इतना किया, क्लॉथ्स में इतना किया, फूड में इतना किया। तो बताओ आपने कितना किया खर्च। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? सबसे पहले एक्स, पहला क्वेश्चन, इससे दो क्वेश्चन पूछे गए। कभी कभी एक डीआई पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक्सपेंडिचर ऑन विच इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, व्यय जिसको हम कहते हैं। टोटल सेविंग पे खर्च। एक्सपेंडिचर एजुकेशन में अगर आप देख पाओगे 15% हो रहा है, और फैमिली में भी अगर आप देख पा रहे हो, सेविंग में भी देख पा रहे हो, ये दोनों इक्वल, किस पे इक्वल हो रहा है? इक्वल। ये जो एजुकेशन है उस पर 15% हो रहा है, एजुकेशन में 15% हो रहा है, और सेविंग में भी कितना हो रहा है? 15% हो रहा है। तो ये दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस इज इक्वल टू टोटल सेविंग। टोटल सेविंग जितनी कर रहे हैं उतनी हम कितनी कर रहे हैं? एजुकेशन में भी कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है कि किस पे खर्च हो रहा है? वो हो रहा है आपके एजुकेशन फॉर द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, दैट इज 15% इज इक्वल टू सेविंग। 15 ये भी है और 15 ये भी है, तो सेविंग के बराबर हमारा एजुकेशन है। दूसरा क्वेश्चन, इफ द मंथली सेविंग ऑफ फैमिली इज 3000, तो मंथली एक्सपेंडिचर कितना है? देखिए सेविंग उसकी कितनी है? 3000 है। क्या है ये? 3000 मंथली सेविंग, और मंथली सेविंग यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी कि जो 3000 की वैल्यू है ना 15% के इक्वल है। 3000 की वैल्यू किसके इक्वल है? 15% के इक्वल है। हमसे क्या पूछा है? मंथली एक्सपेंडिचर, और मंथली खर्च कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। सेविंग को छोड़ करके सारा तो खर्च है, फूड पे इतना, सारी चीजें। सबसे पहले मुझे 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो 100% की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो 1% की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो 3000 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 टू जा 30 होता है, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 200। 1% की वैल्यू आएगी 200, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
200 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 20,000। अब 20,000 में सेविंग उसकी कितनी है, 3,000 है चूंकि, तो 20,000 में से 3,000 को हम माइनस कर देंगे। 20,000 में से 20,000 उसका टोटल इनकम है, 20,000 में से 15% सेविंग कर रहा है, इसको माइनस कर दो तो खर्च कितना कर रहा है, बाकी ये जितना भी 17,000 है ये सब खर्च में जा रहा है। तो 20,000 और ये सॉरी 2,000 इसमें से माइनस करेंगे तो 18,000 होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है इफ द मंथली सेविंग इज 3,000 व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल खर्च कितना हुआ है तो 17,000 खर्च हो रहा है, लेकिन हमसे पूछा है कपड़े पे कितना खर्च हो रहा है, कपड़े पे 10% हो रहा है, कपड़े पे कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। तो टोटल उसकी जो इनकम है वो 20,000 है, 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000 रुपीज। कितना हो जाएगा, 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि डीआई में क्या पूछा है, कितना हाउस रेंट है, कितना ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन में कितना है, फूड में कितना है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सेशन है वो पसंद तो आया ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है। एक डीआई का क्वेश्चन भी दे दे रहा हूं मैं आपको, मंडे से लेके फ्राइडे तक का डेटा दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन है कि शुक्रवार तक कितने पौधे इसमें बताए जा रहे हैं और सोमवार से शुक्रवार तक कितने पौधे हैं यहाँ पे पूरे, और एक जो यहाँ पे साइन आपको दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, वो 20 प्लांट्स के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है मुझे। मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, हर एक चीज में क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आप इस मना नहीं कर सकते कि हमें क्वेश्चंस नहीं मिले। और आपको अगर कोई भी डाउट लगता है, ये देखिए मैंने डीआई के क्वेश्चन दे दिया आपको यहाँ पे, इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, डीआई के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा ये सीरीज के क्वेश्चंस दिए थे, सीरीज के क्वेश्चंस ये थे, इसको भी मैंने समझाया था। और अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न्स को भी मैंने बताया था, पैटर्न्स क्या होते हैं, क्यूब रूट के क्वेश्चंस इवन मैंने दिए थे, तो क्यूब रूट के भी क्वेश्चंस आपको करने हैं 10 क्वेश्चंस। इसके अलावा स्क्वायर रूट्स, अच्छा बहुत सारे बच्चों को इस वाले सेशन में हो सकता है कि थोड़ा सा डाउट हो, इस वाले सेशन में डाउट हो अगर, तो इसको आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस आपको ये स्टेप्स ध्यान रखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ। और ये जो ए क्यूब लिखा हुआ है ना, तो जैसे मान लो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है 68, तो ए हमारा 6 है और बी हमारा 8 है, बस यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी। ए 3 का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, ए 3 ए स्क्वायर बी का मतलब 3 इंटू ए का मतलब 6 है तो 6 इंटू 6 दो बार, बी और एक बार, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये पूरा लिखा हुआ है और हर स्टेप्स में ये मूव फॉरवर्ड होते जा रहा है। अगर डाउट होगा तो आप पूछ लेना, नहीं तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना। स्क्वायर रूट के ये क्वेश्चन है, इन सभी को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन दिए हैं, क्यूब रूट के दिए हैं, पैटर्न्स के दिए हैं, सीरीज के दिए हुए हैं, डीआई के भी दिए हुए हैं, सबके क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुछ डिवीजन स्क्वायर्स आप खुद से प्रैक्टिस करते हो लिख करके, डिविजन्स की ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए, मल्टीप्लिकेशन आप खुद से कर सकते हो, सब्ट्रैक्शंस एडिशंस मैंने भी आपको समझाया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से, शॉर्टकट ट्रिक्स इवन सारी बातें हमने बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नजर आती है मैथ्स के किसी भी सिलेबस में, देखिए मैथ्स का सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया ऑफिशियली आज, आपको एक काम और करना है, रिवीजन करते रहना है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट से अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे कि सर ने क्या बताया, हमें कैसे करना है, वो सारी बातें आपको रिवाइज करनी है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं वो मेंटर्स से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है रीजनिंग में। मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस एक साथ ही डिस्कस कर दूं ताकि अलग से कोई पीडीएफ ना देना पड़े, उसी में ही सारी चीजें रहें, क्वेश्चंस और आपका जो कॉन्सेप्ट है साथ में। अगर आप नए हैं और हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको विश्वास है कि हम सर से पढ़ करके सिलेक्शन ले सकते हैं, और ये बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने मेरी बात को 100% फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन, चाहे वह सैनिक स्कूल में हो चाहे वो नवोदय स्कूल में हो, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको मेरी बात फॉलो करनी है, बस जितना मैंने बोला उतना आपको बस फॉलो करना है, उतना कर लिया डेफिनेटली आप बहुत आगे निकल जाओगे बाकी बच्चों से। और इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हो, आप डिफरेंट पर्क्स का लाभ ले सकते हो। और एक चीज और मैं कहूंगा, कमेंट करना है आज मुझे,
सभी लोग कमेंट करोगे कि आपको ये सेशन आज का जेन्युइनली कैसा लगा। शॉर्टकट ट्रिक सिखाई, मल्टीप्लिकेशन सिखाया शॉर्टकट, कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, मैसेज करके भी, जिन लोगों के पास मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.